मेरा नाम फिरदौस है और मेरी उम्र 18 साल है। आज मेरी दोस्त की मंगनी थी, जिस पर मैं काले कलर की फ्रॉक और तंग पजामा पहन कर आई थी। मुझे ऐसी हालत में देखकर तो अली दीवाना हो गया। जब मैंने उसे मुंह न लगाया, तो वो चुपके से मेरे पीछे आ गया और कहता, तुम्हारी कमर। इश्क किस नंबर 8। अली रात के वक्त अपने कमरे में बैठा हुआ था। वो लैपटॉप पर अपना कोई असाइनमेंट मुकम्मल कर रहा था। असाइनमेंट मुकम्मल करने के बाद वो आकर अपने बेड पर लेट गया। काम करते करते उसे रात के 9 बज चुके थे। वो अपना सर तकिए के ऊपर रखकर कुछ देर के लिए अपना मोबाइल इस्तेमाल करने लगा। उसने कॉल लिस्ट खोली। किसी अनजान नंबर पर से एक कॉल आई हुई थी। ये अली का ही कारनामा था। उसने खुद फिरदौस के मोबाइल से अपने नंबर पर कॉल की और उसका नंबर हासिल किया। फिरदौस का नंबर देखकर उसके चेहरे पर एक दिलकश सी मुस्कुराहट आ गई। वो यूं खुश हो रहा था जैसे न जाने क्या चीज फतह कर ली हो। उसने जल्दी से अपने मोबाइल में फिरदौस का नंबर सेव किया। फिरदौस का नंबर अपने मोबाइल पर सेव करने से उसे एक अलग ही खुशी मिल रही थी। वो मोबाइल साइड पर रखकर नहाने चला गया था। फिरदौस अलमारी खोले कल के लिए कपड़े निकाल रही थी। फिर अपनी तमाम किताबें उसने साइड पर रखी और आकर बेड पर बैठ गई। बेड की साइड टेबल पर रखी हुई उसने अपनी किताब उठाई और दोबारा से पढ़ने लगी, जो वो पहले से पढ़ रही थी। लम्हे भर के लिए उसकी नजर मोबाइल पर पड़ी। फिरदौस, ये तुम्हारा मोबाइल। जब तुम रो रही थी तो मैंने तुम्हारी कुछ तस्वीरें ले ली थी। उसमें तुम घर जाकर इन्हें लाजमी देखना। उसे अली खावर की बात याद आई। आज का दिन वो शायद कभी नहीं भूल सकती थी, जो आज उसने उसके साथ हुआ था। उसने अपना मोबाइल ऑन किया और फिर अपने मोबाइल की गैलरी खोली। अली खावर ने उसकी 3 तस्वीरें ली थी। एक तस्वीर में वो अपनी आंखें साफ कर रही थी और दूसरी तस्वीर में वो अपनी नाक रगड़ रही थी और तीसरी तस्वीर में वो दरवाजे की तरफ देख कर रो रही थी। फिरदौस इन तस्वीरों को देखती रह गई। अली ने इतनी फुर्सत से तस्वीरें ली थी कि उसका चेहरा बड़ा वाजिया। अली बिल्कुल सही कह रहा था। वो तो बिल्कुल बच्चों की तरह रो रही थी और जिस तस्वीर में वो अपनी नाक रगड़ रही थी, वो वाकई छोटी सी बच्ची लग रही थी, जिसने रो रो कर अपना मुंह सुर्ख कर लिया था। फिरदौस इन तस्वीरों को देखती रही, जबकि उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। पागल। फिरदौस ने आहिस्ता आवाज में अली खाबर से कहा। लम्हे भर के लिए उसे अली खाबर का गाना याद आया, जो उसने फिरदौस को सुनाया था। उसकी आवाज में वाकई एक जादू था। चंद लम्हे के लिए वो बिल्कुल भूल गई थी कि वो किस सिचुएशन में फंस चुकी है, और हर मुश्किल में फंसने के बाद अली ही क्यों उसकी हेल्प करता है। फिर चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, मगर एक चीज जो हमेशा उससे रहती थी वो ये कि फिरदौस ने कभी भी उसे थैंक यू नहीं कहा था। फिर चाहे उसका काम मुकम्मल करने में उसने अपने नोट्स फिरदौस को दिए हो, या फिर उसके सामान से हिफाजत की हो, या फिर बंद क्लास में से बाहर निकाला हो, फिरदौस ने कभी भी उसे शुक्रिया नहीं किया था। और अली खाबर ने उसे कभी शुक्रिया कहने को बोला भी नहीं था। और मैं उसे कल थैंक यू कह दूंगी। फिरदौस ने अपने दिल में सोचा और एक बार फिर वो अपनी रोने वाली तस्वीरें देखने लगी। इन तस्वीरों को देख देख कर उसके होंठों पर मुस्कुराहट बिखर रही थी। वो अपना मोबाइल साइड पर रखकर दोबारा से अपनी किताब पढ़ने लगे कि चंद लम्हे के बाद उसका मोबाइल बजने लगा। फिरदौस ने 2 मिनट के बाद मोबाइल उठाकर देखा तो किसी का मैसेज आया हुआ था और पैगाम में लिखा हुआ था, अस्सलाम वालेकुम। नंबर बिल्कुल नया और गैर शनासा था। फिरदौस ने इस नंबर को देखा और फिर मैसेज डिलीट कर दिया। उसे लगा कि शायद किसी ने गलती से कर दिया हो। वो एक बार फिर से अपनी किताब उठाकर किताब पढ़ने लगी कि एक बार फिर मोबाइल बजने लगा। एक मुसलमान होने के नाते तुम्हें मुझे वालेकुम सलाम दोबारा कहना चाहिए था। फिरदौस ने अब की बार भी कुछ नहीं कहा। वो मुकम्मल इस नंबर से आए हुए मैसेज को इग्नोर कर रही थी। तुमने अपनी पिक्चर देखी जिसमें तुम रो रही थी। फिरदौस ने जैसे ही वो मैसेज पढ़ा, वो समझ गई कि वो कौन हो सकता है। उसने 1-2 मिनट लगे थे समझने में, और उसे अब उस शख्स की पहचान की जरूरत नहीं थी। वो समझ गई थी कि वो अली खाबर है। लम्हे भर में एक और पैगाम आया, अभी भी बताने की जरूरत है कि मैं कौन हूँ। फिरदौस ने अली खाबर की यह हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी कि वो उसका नंबर यूं लेकर खुद से सेव कर लेगा। फिरदौस ने अपनी आंखें बंद करके खोल ले और एक लम्हे भर की लंबी सांस लेकर रह गई। वो कैसे भूल सकती थी कि वो एक इंतहाई इंटेलिजेंट और स्मार्ट लड़का है। नंबर लेना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं। फिरदौस ने उसे कुछ नहीं कहा और वो बस अपना मोबाइल साइड में रखकर किताब पढ़ने लगी। उसने अली से सारे मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दिया। अली चंद लम्हे में सोचता रहा कि वो और क्या मैसेज करें, क्योंकि वो अली खाबर के मैसेज को कोई रिप्लाई नहीं दे रही थी। इंसान किसी मैसेज का रिप्लाई भी करता है। अली खाबर ने एक और मैसेज भेजा। फिरदौस ने एक बार फिर से उसे इग्नोर किया। मुसलमान वालेकुम अस्सलाम ही कह देता है। और एक और पैगाम आया और वो अब फिरदौस को ताना मार रहा था। ये लड़का शायद कभी नहीं सुधर सकता। फिरदौस ने उसके मैसेजेस को देखते हुए कहा,
علی کے سارے میسیجز کو پڑھتے ہوئے آخری کار اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ فردوس۔ اب کی بار علی خابر نے فردوس کے نام کے ساتھ 2-3 کوشچن مارک بنا کر بھیجے تھے۔ علی خابر نے فردوس کو کتنے سارے میسیجز ایک وقت میں کیے تھے، مگر اس نے کسی قسم کا کوئی رپلائی نہیں دیا۔ یونیورسٹی کلاس تو کلاس، اب تو یہ مجھے میرے گھر میں بھی پریشان کر رہا ہے۔ وہ اس کے ایک کے بعد ایک آنے والے میسیجز کو دیکھ کر کہہ رہی تھی۔ وہ اس کی شکایت نور سے بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اس نے اس کی اجازت کے بغیر اس کا نمبر حاصل کیا ہے، کیونکہ آج ہونے والے واقعہ کے بارے میں صرف اور صرف علی، یاسر، رحمان اور فردوس ہی جانتے تھے۔ یاسر نے نور کو یہ بات بالکل نہیں بتائی تھی، کیونکہ علی خاور نے نور کو بتانے سے منع کر دیا تھا۔ علی یہ سمجھ چکا تھا کہ یہ کس کی حرکت ہے، وہ اس چیز کو اپنی طور پر ہی ہینڈل کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے کسی کو نہیں بتایا سوائے اپنے 2 دوستوں کے۔ فردوس نے کسی قسم کا کوئی رپلائی نہیں دیا۔ علی کی میسیجز ایک بار پھر سے آنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ اب کوسچن مارکس بیچ رہا تھا۔ فردوس نے اس کے میسیجز ایک بار دوبارہ سے ریڈ کیے، اس کے بعد بغیر اپنا وقت ضائع کیے اس کے نمبر کو بلاک کر دیا۔ دوسری طرف سے علی خاور نے دیکھا کہ وہ بلاک ہو گیا تو وہ زور سے ہنسا۔ اسے فردوس سے یہی امید تھی کہ اس کا نمبر دیکھ کر اسے لازمی بلاک کر دے گی، اور یہی ہوا۔ دوسرے دن جب فردوس یونیورسٹی آئی تو پہلے لیکچر کے بعد علی خاور اور فردوس کی ملاقات ہوئی، اور دوسرے لیکچر کے بعد ان دونوں کو سر آتف نے اپنے آفس میں بلایا تھا۔ فردوس اکیلے ہی سر کے آفس آ گئی تو آفس میں پہلے ہی یاسر، رحمان تینوں ہی موجود تھے، اور سامنے سما اور شہناز بہتا دونوں لائن سے شرمندہ کھڑے ہوئے تھے۔ فردوس نے ایک نظر علی خاور کو دیکھا اور پھر ان دونوں کو، اور ان دونوں کی جانے والی حرکت سے وہ دونوں فردوس کے بے حد برے لگنے لگے تھے۔ فردوس آپ یہاں بیٹھے۔ سر آتف نے فردوس کو اپنے سامنے والی کرسی پر بٹھایا، جبکہ علی یاسر کے برابر والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ بیٹا، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ سما اور شہناز بختاور نے آپ کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ سر آتف کی بات پر فردوس نے بے حد حیرانی سے سر اور علی خاور کو دیکھا۔ دیکھو بیٹا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس نے غلطی کی ہے تم بالکل بے فکر ہو کر اسے سزا لازمی ملے گی۔ علی خاور نے مجھے سب کچھ سچ بتایا ہے، مگر پھر بھی میں تم سے سننا چاہتا ہوں، کیونکہ تکلیف تم نے اٹھائی ہے۔ اور علی مجھے بتا رہا تھا کہ تم نے بے حد پریشان اور ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ کوئی چھوٹی حرکت نہیں ہے بیٹا۔ علی خاور میرے پاس اس سے پہلے بھی سما کی کمپلین لے کر آ چکا ہے، مگر ہم نے سما کو ایک اور موقع دیا تھا، اور اس بار ان دونوں نے جو حرکت کی ہے نا، وہ بہت بری حرکت ہے، اور میں انہیں ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ بتاؤ بیٹا، کیا ہوا تھا؟ سر نے کہا، سر میرے پاس یہ ناز بختاور آئی تھی، اس نے مجھ سے کہا تھا کہ نور اپنا موبائل غلطی سے کلاس میں چھوڑ کر آ گئی ہے اور اپنا موبائل مجھ سے لانے کے لیے کہہ رہی ہے، تو پھر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اسے لا کر دیتی ہوں، مگر میں جیسے ہی کلاس میں گئی وہاں پر کوئی موبائل نہیں تھا، اور میرے پیچھے علی خاور اور اوپر آئے تھے، کیونکہ اس سے پہلے سما میرے پیچھے اوپر آیا تھا اور اس نے مجھے سے بدتمیزی کی تھی، جس پر علی خاور نے اسے مارا بھی تھا۔ فردوس نے ساری باتیں سر آتف کو بتائی۔ تھینک یو سو مچ بیٹا، اب تم کو پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب سما نے تم سے پہلی بار بدتمیزی کی تھی اسی وقت ہم نے وہاں پر کیمرہ لگا دیا تھا۔ ہماری یونیورسٹی میں تمام لڑکوں اور لڑکیوں کو مکمل تحفظ دیا جاتا ہے۔ اس فلور پر پہلے بھی کیمرہ لگا ہوا تھا، مگر کسی وجہ سے وہ خراب ہو گیا تھا۔ کیمرہ خراب ہونے کی وجہ سے سما کی یہ حرکت ہماری نظروں سے دور ہو گئی، ورنہ ہم سما کو اسی دن پکڑ لیتے، لیکن علی خاور کا بہت شکریہ کہ اس نے اس معاملے میں ہماری مدد کی۔ اس نے پہلی آ کے ہمیں بتا دیا، اور ہم نے اس دن وہاں پر دوبارہ سے کیمرہ کروا دیے، اور اگر یہ دونوں جھوٹ بھی بولیں گے تو ان دونوں کی ویڈیو کیمرے میں آ چکی ہے۔ میں نے شہناز بختاور سما کو 4 مہینوں کے یونیورسٹی سے سسپینڈ کر دیا ہے، اور اگر اس کے بعد ان کی کوئی اور غلطی میری نظر میں آئی یا یہ دونوں کم نمبروں کی وجہ سے فیل ہوئے تو میں انہیں نکال دوں گا۔ بیٹا بالکل مطمئن ہو جائیں، اب یہ دونوں آپ کو کبھی پریشان نہیں کریں گے۔ آپ ہماری یونیورسٹی کے بہترین اسٹوڈنٹس میں سے ایک اسٹوڈنٹ ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ ان دونوں کی وجہ سے آپ کسی قسم کا کوئی نقصان اٹھائیں۔ بیٹا کسی قسم کی کوئی بھی چھوٹا بڑا مسئلہ ہو یا کوئی بھی پریشانی ہو تو تم میرے پاس آ سکتی ہو، اور آپ کو فکر کی کسی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تھینک یو سو مچ سر، مگر میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، بس کل یونیورسٹی میں جو ہوا اور اس سے پہلے والی بات یہ سب میرے پیرنٹس کو پتہ چلے پلیز۔ سر نہیں بیٹا، آپ بالکل بے فکر رہیے، اب آپ جا سکتی ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ فردوس بیگ اٹھاتے ہوئے وہاں سے جانے لگی تو اس کی نظر علی خاور پر پڑی۔ آج وہ سفید کلر کی شرٹ میں مبلوس تھا، اس کی آستین کوہنیوں تک فولڈ تھی اور اس کے بال سلیقے سے سٹ ہوئے تھے۔ وہ ہمیشہ کی طرح دکھنے میں بہت ہینڈسم اور سمارٹ لگ رہا تھا۔ فردوس نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر وہ آفس سے باہر چلی گئی، جبکہ علی اب چلتا ہوا سر اس کے پاس آ رہا تھا۔
थैंक यू सो मच सर, आपने हमारी हेल्प की। शुक्रिया की कोई बात नहीं अली, मुझे तुम पर बहुत फ़क्र है। माय स्मार्ट बॉय। सर आतिफ अली के दोनों कंधों को पकड़कर बड़ी मोहब्बत और खलूस से कह रहा थे। अगली क्लास सर हसन की थी। सर ने तमाम क्लास को अपना असाइनमेंट दिया था, जिस सिलसिले में उन्होंने पूरी क्लास में मौजूद तमाम स्टूडेंट्स को एक दूसरे का पार्टनर बनाया था, जिसमें सबसे ज्यादा अहम किरदार दो लोगों का था, अली खावर और फिरदौस। सर पूरी क्लास में लेक्चर दे रहे थे कि दूसरी के ममालिक से कुछ लोग हमारी यूनिवर्सिटी को और आपको रिकॉर्ड्स को देखेंगे और हमारे स्टूडेंट्स की काबिलियत और उनका किया हुआ काम भी। साथ ही साथ हमें बहुत ही काबिल स्टूडेंट्स की भी बहुत ज़रूरत है, जो कि हमारी यूनिवर्सिटी और सब्जेक्ट से रिलेटेड असाइनमेंट बनाकर उनके सामने पेश करेंगे। अली और फरदौस इसमें खास पार्टनर्स होंगे। अली ने जब ये सुना तो वो एकदम जैसे बहुत खुश हो गया था। सर हसन ने क्लास के बाद उन दोनों को अपने ऑफिस में आने को कहा। वो दोनों क्लास के बाद सर की ऑफिस में बैठे हुए थे। ये कुछ जरूरी पॉइंट्स हैं, इससे अब आप दोनों को बहुत हेल्प मिलेगी। सर ने एक फाइल उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। थैंक सर, मैं उसकी एक कॉपी फिरदौस को भी दे दूंगा ताकि दोनों के पास हो। अली ने कहा। हाँ ये भी ठीक है। सर ने कहा, मैं फिरदौस को ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सेंड कर दूंगा, फिर कल से उस पर काम शुरू कर देंगे। बेहतरीन अली। सर खुश हो गए। वो दोनों ऑफिस से बाहर आए, जबकि फिरदौस ने उसे एक नजर देखा और वो तेज रफ्तारी से बाहर की जानब जाने लगी। फिरदौस, अली ने आवाज दी, मगर वो नहीं रुकी। वो अब नूर के पास बाहर गार्डन में आ गई थी, जहां वो घास पर बैठी हुई थी। वो भी वहीं आ गया। सर, यासर और उसके चंद एक दोस्त भी वहीं नूर के पास ही बैठे हुए थे। फिरदौस नूर के बराबर में बैठ गई, जबकि अली खावर उसके बराबर में बैठा हुआ था। और फिरदौस अपने बैग में से कुछ सामान निकालने लगी कि उसे अली खावर की आहिस्ता से आवाज आई। देखो, अब तो तुम हम साथ पार्टनर्स भी हैं। कुछ काम किस्मत खुद कर देती है। अब देखो ना, किस्मत हमें बार बार मिलाने की कोशिश करती है, मगर कुछ लोगों को नखरे ही नहीं मिलते। वो आहिस्ता आवाज में उसे देखते हुए कह रहा था। फिरदौस ने उसे गर्दन मोड़कर खा जाने वाली नजरों से देखा और दोबारा से अपने बैग में से चीजें निकालने लगी। वो जो तुमने कल रात मुझे ब्लॉक किया था, अब उनको अनब्लॉक कर देना। अली ने उसे मजीद तपाया। फिरदौस ने एक बार फिर तेजी से गर्दन मोड़कर अली काबर को देखा, जो एक के बाद एक ऐसी बात कह रहा था कि वो मुकम्मल तौर पर तपती जा रही थी। क्या हो गया? एक तो तुम देखती इतने गुस्से से हो, ऐसा लगता है कि अपनी आंखों से ही खा जाओगी। इतनी खूबसूरत आंखें हैं तुम्हारी, ज्यादा देर अगर मैं देख लूं तो कुछ होने लगता है। मैं आपको कोई अनब्लॉक नहीं करूंगी। और जो आपने हरकत की थी ना, वो बहुत ही घटिया थी। मैं मानता हूँ कि मेरा तरीकाकार गलत था, मगर यकीनन मैं तुम्हें अपनी तस्वीरों को देखा जरूर मुस्कुराई होगी। बताओ, सच है ना ये बात? नहीं जी, मैं कोई नहीं मुस्कुरा रही थी, और मैंने वो तस्वीरें डिलीट कर दी। फिरदौस ने झूठ कहा। अच्छा, अनब्लॉक तो कर दो, तुम्हें नोट्स की कॉपी भेजनी है। फाइल के भी याद है ना, सर ने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट मिला है हम दोनों को। हम दोनों एक दूसरे के पार्टनर्स हैं। पार्टनर्स, उसने पार्टनर पर जोर दिया था। मैं आपको सिर्फ अनब्लॉक तब तक कर रही हूँ जब तक हमारा असाइनमेंट चलेगा। इसके बाद आप मुझे कोई मैसेज नहीं करेंगे। समझ आइए आपको? जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे हम कल से असाइनमेंट पर काम करना शुरू कर देंगे। आज रात मैं तुम्हें सारे इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स पॉइंट सेंड कर दूंगा तुम्हारे नंबर पर। और वो एक एक बात, एक एक जुमला ऐसा कह रहा था कि फिरदौस को मजीद गुस्सा आ रहा था, और वो उसकी बातों से तपती जा रही थी। और हमेशा की तरह अली काबर उसे तंग करने में बहुत मजा आ रहा था। अगली सुबह यूनिवर्सिटी का माहौल वैसे ही था, बेहद मसरूफ सा। ऐसे में अली काबर और फिरदौस अपनी क्लास लेने के बाद अब लाइब्रेरी में बैठे लैपटॉप पर तेज तेज उंगलियां चलाते हुए काम कर रहे थे। अली ने असाइनमेंट टाइप करने के बाद जल्दी से उसे हार्ड कॉपी फॉर्म में निकाला। ये वाली दोनों डायग्राम इसके नीचे लगाएंगे। फिरदौस ने डायग्राम अली के आगे बढ़ाई और लैपटॉप पर दोबारा से कुछ टाइप करने लगी। लम्हे भर के लिए अली खावर की नजर फिरदौस पर पड़ी, जो आज नीले रंग के लिबास में मबलूस थी। फिरदौस ने कानों में एक बहुत ही खूबसूरत इयररिंग्स पहन रखे थे। वो ना ही तो बहुत बड़े थे और ना ही बहुत छोटे, और दरमियाने साइज के थे और बेहद खूबसूरत थे। उसने बालों का जुड़ा बनाया हुआ था, अब हल्का हल्का सा ढीला हो चुका था। अली वही खड़े से देखता रहा। फिरदौस को कुछ महसूस हुआ कि अली उसे देख रहा है। लम्हे भर के लिए वो जरा कंफ्यूज सी हो गई थी। ये दोनों तस्वीरें यहाँ लगानी है। फिरदौस की बात पर अली खाबर ने चौंक कर फिरदौस को देखा। लम्हे भर में अली के चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में शरारत आई। कहाँ लगानी है ये दोनों पिक्चर? फिरदौस ने उसे बहुत तरीके से हाथ रखकर बताया था कि यहाँ लगानी है, मगर फिर भी वो जानबूझकर अनजान बन रहा था। यहाँ इस पैराग्राफ के नीचे। फिरदौस ने एक बार फिर से बताया। कहाँ कहाँ? मुझे समझ में नहीं आया।
वो एक बार फिर से अनजान बना तो फिरदौस ने उसे एक नजर देखा। आप मुझे बार बार परेशान कर रहे हैं, मैं सर से आपकी शिकायत लगा दूंगी। मैं बता रही हूँ कि मैं आपको जब कुछ टेस्टिंग के लिए देती हूँ तो आप हमेशा यही करते हैं, जबकि मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करती हूँ कि यहाँ लगानी है, मगर फिर भी आपको यही हरकतें हैं। वो अपनी सब आंखों से उसे घूरते हुए कह रही थी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम मुझे यूं ना देखा करो, मेरा दिल धड़कता है। वो एक बार फिर से शरारत कर रहा था, जब तुम मुझे यूं अपनी खूबसूरत आंखों से देखती हूँ तो मेरी हार्ट बीट बढ़ती जाती है। फिरदौस को हमेशा की तरह उसकी फजूल सी बातों पर गुस्सा आ गया। बेहतर होगा कि आप काम पर तवज्जो दें, फिरदौस ने उसे देखते हुए गुस्से से कहा। वो दोनों लाइब्रेरी में बैठकर खामोशी से अपना काम कर रहे थे कि अली खाबर की नजर एक बार दोबारा से उसके कानों पर पड़ी। वो अपना काम छोड़कर उसे एक बार फिर से उसे देखने लगा। उसमें कोई शक नहीं था कि वो बहुत खूबसूरत और पुरकशिश लड़की थी। फरदौस को एक बार फिर से महसूस हुआ कि उसे देख रहा है, मगर न जाने क्यों फरदौस को उसकी नजर बुरी नहीं लग रही थी जितनी समा की लगती थी। उसकी नजरों में हवस और नहीं थी, शायद पसंदगी थी या फिर मोहब्बत। फिरदौस अली खावर ने उसे पुकारा। फिरदौस ने गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा। तुम्हारे इयररिंग्स बहुत खूबसूरत लग रहे हैं तुम पर, और ये कलर भी। वो बोले बिना न रह सका, तुम बहुत खूबसूरत हो। और वो उसकी आंखों में देखते हुए कह रहा था, जबकि वो उसे देखती रह गई। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है, हयात तेरा गम है, तो गमे दहर का झगड़ा किया है। तेरी सूरत से आलम है, बहारों को सबात तेरी आंखों के सिवा देना में रखा है। फैज अहमद फैज नूर आज फिरदौस के घर आई हुई थी, क्योंकि उसकी मंगनी की रस्म भी बस कुछ दिन ही रह गए थे। वो फिरदौस को अपनी मंगनी का कार्ड देने आज उसके घर आई हुई थी। गिलो, सबसे पहला कार्ड तुम्हारा ही लिखा है और तुमने मंगनी में लाजमी आना है, और तुम कल मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगी। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी, बस मैंने कह दिया। बिल्कुल बेफिक्र हो तुम, मैं लाजमी आऊंगी। फिरदौस ने कहा, मगर शॉपिंग पर तुम आमना के साथ चली जाना। फिरदौस ने नूर से गुस्से से कहा, प्लीज नूर मान जाओ ना, बाबा पसंद नहीं करते ये सब। वो बेबसी से बोली, अच्छा ठीक है। माँ, नूर के घर गार्डन आज बहुत बड़ी खूबसूरती से सजाया हुआ था। चारों तरफ लोगों की भरपूर रौनक थी और मौसीकी की आवाज हवा में गूंज रही थी। फूलों की खुशबू तमाम माहौल में रची हुई थी, रची बसी थी। लोग तैयार से टोलियों की सूरत में इधर उधर घूम रहे थे। हल्के गुलाबी रंग के लिबास में महानूर स्टेज पर बैठी हुई थी। आज उसकी मंगनी थी। बराबर पर जगह पर उसकी माँ बैठी उसका दुपट्टा ठीक करते हुए उसके माथे को चूम रही थी। महानूर, ये तुम क्या बार बार घर के दरवाजे की तरफ देख रही हो? क्या किसी के मुंतजिर हूँ, इंतजार कर रही हूँ किसी का? जी अम्मी, मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त फिरदौस अभी तक नहीं आई, जबकि उसे मैंने जल्दी आने को कहा था। मेरी यूनिवर्सिटी के सारे क्लास फेलोज आ गए हैं सिवाय दो के। माँ, नूर अब अपनी माँ से बात कर रही थी कि घर के दरवाजे के अंदर से स्याह रंग के कपड़ों में बबलू से खूब लंबा चौड़ा सा जवान दाखिल हुआ। खुला खुला सा खूबसूरत चेहरे वाला लड़का। उस खूबसूरत नौजवान के माथे की उल्टी तरफ एक तिल मौजूद था, और चेहरे पर दिलकश और शरारती से मुस्कुराए। न जाने कितनी लड़कियों ने उसे खूबसूरत जवान का गर्दन उठाकर देखा था। जब वो चलता हुआ मानूर के पास आ पहुंचा और उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ सुख रंग का एक बेहद खूबसूरत गुलदस्ता मानूर की तरफ बढ़ाया। मेरी प्यारी सी दोस्त को मंगनी बहुत बहुत मुबारक हो। साथ ही साथ उसने बराबर में खड़ी हुई महानूर की माँ को सलाम पेश किया। बहुत बहुत शुक्रिया अली खावर, ये बताओ कि तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? रास्ते में ट्रैफिक बहुत था, इसमें फंस गया था तो देर हो गई। अच्छा महानूर बेटा, मैं जरा कुछ इंतजामात देख लूं। महानूर की माँ वहां से चली गई, जबकि वो स्याह रंग के लिबास में वाला लड़का लॉन में हर तरफ किसी को ढूंढ रहा था। दाएं बाएं आगे पीछे वो चेहरा कहाँ गायब हो गया था जिसे वो तलाश कर रहा था। क्या किसी को तलाश कर रहे हो? महानूर ने अली से अचानक पूछा तो वो जरा सा कंफ्यूज हो गया। अरे नहीं नहीं, मैं किसको देखूंगा, मैं तो बस ऐसी लोगों को देख रहा था और कुछ नहीं। लोगों को देख रहे थे या लोगों में मौजूद किसी परी को अपनी नजरों से तलाश कर रहे थे? तुम्हें जरूर कोई ना कोई गलत फहमी हुई है, अली ने कहा। तुम लोगों ने इंतजाम काफी अच्छे किए हैं। अली खावर ने बात बदली। अली को की बात पर मानूर हंस पड़ी। मुझसे झूठ मत बोलो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी नजर किसको तलाश कर रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? फिरदौस को ढूंढ रहे हो ना तुम? इन तमाम लोगों में तुम्हारी नजर सिर्फ उसके चेहरे को तलाश कर रही है, मैं जानती हूँ। मगर अली खबर, आपकी तलाश के कोई फायदा नहीं, वो अभी तक आई नहीं। क्या मतलब वो अभी तक नहीं आई? तुमने उसे इनवाइट तो किया था ना, अब तक उसे आ जाना चाहिए था। अली खबर ने बेसब्री से मानूर को देखते हुए कहा। अच्छा, इतनी बेचैनी क्यों हो रही है तुम्हें उसके आने ना आने से?
اور ابھی تو کوई मुझसे कह रहा था कि मैं किसी को तलाश नहीं कर रहा। थोड़ा सब्र से बैठो, हो सकता है कि वो हसन को हुस्न की देवी आ ही रही हो। उसे आना भी चाहिए, मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से आया हूँ। अली कावड़ ने महानूर को देखते हुए कहा, जबकि उसकी बात पर तपसी गई थी। बड़े ही बदतमीज हो, मेरे मुंह पर ही खड़े हो कि मेरी बेइज्जती कर रहे हो। मेरी मंगनी में आए हो और मेरे दोस्त बनकर, और कह रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ फरदौस के लिए आए हुआ हूँ। अच्छा, तो तुम फरदौस को कॉल करके पूछ लो कि वो आएगी फिर या नहीं। अली खान की अल्फाज अभी मुंह ही में थे कि दरवाजे से एक स्या रंग की खूबसूरत सी फ्रॉक में एक लड़की अंदर दाखिल हुई। एक हाथ में फरदौस ने खूबसूरत घड़ी पहनी हुई थी, जबकि दूसरे हाथ में स्या चूड़ियां थी। बाल खुले हुए थे और होंठों पर सुर्ख रंग की लिपस्टिक लगी हुई थी। ग्रीन खूबसूरत सी आंखें काजल तरीके से भरा पड़ा था। अली खान अचानक रुक सा गया था, सांस थम सी गई थी। वो बस खामोशी से उस स्या रंग के लिबास वाली लड़की को देखे जा रहा था, जो अब आहिस्ता आहिस्ता बारीक हील से चलती हुई स्टेज की तरफ आ रही थी। क्या हुआ अली, तुम्हारी बोलती बंद क्यों होगी? एक मिनट जरा मुझे देखो। महानूर को अचानक ही कुछ याद आया। तुमने मुझसे पूछा था कि वो क्या रंग पहन रही है। फिर नूर ने अली को देखा। कितने तेज हो तुम। अली ने कुछ नहीं कहा, बस उसके चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट के साथ साथ शरारत मौजूद थी। फिर स्टेज के बहुत करीब आ गई थी। उसने हाथ में पकड़ा हुआ गिफ्ट एक तरफ रखा और नूर के गले से लगी उसे खूब मुबारकबाद दे रही थी। इतनी देर कर दी तुमने आने में फिरदौस, में कब से तुम्हारी मुंतजर थी। मानूर से इस देखते बहुत मोहब्बत से कह रही थी, बाबा को आने में आज थोड़ी देर हो गई थी और फिर रास्ते में ट्रैफिक था, इस वजह से। स्या रंग का लिबास पहने हुए वो लड़का सामने खड़ी लड़की को देख रहा था। उसकी दिलचस्पी अब सिर्फ और सिर्फ एक शख्स में थी। मैं यासर के पास से आता हूँ, अली खाबर ने फिरदौस को देखते हुए कहा। लम्हे भर के लिए उन दोनों की आंखें मिली। वो स्टेज से उतरा और नीचे चला गया। तुमने उसे भी बुलाया है? फिरदौस ने मानूर को देखते हुए कहा। वो हंस पड़ी। जाहिर सी बात है, वो यासिर का बेस्ट फ्रेंड है और मेरा भी बहुत अच्छा दोस्त है। तुम जानती हो कि अली बहुत अच्छा और इज्जत देने वाला लड़का है। फिरदौस कुछ नहीं बोली, बस महानूर के साथ बैठी उसे इतनी खूबसूरती से बनी बनूरी देखती रही। बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। से महानूर, तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो। किसी ने बहुत इंतजार किया है तुम्हारा यहाँ आने का। महानूर ने शरारत से देखते हुए फिरदौस को कहा, जबकि उसका गाल हल्के से गुलाबी हो गए थे। जारी है।